गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में अपन ने डिमांड्स का टॉपिक स्टार्ट कर लिया था। लास्ट क्लास में अपन ने लॉ ऑफ डिमांड्स यानी उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है वो कंप्लीट किया। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर अपन ने बेसिक रूप से ये जाना बेटा कि इसके अंदर जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एक प्रकार से क्वालिटेटिव रिलेशनशिप है डिमांड और प्राइस की, वो बताता है। ये प्राइस और जो डिमांड है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, विपरीत संबंध अपने को देखने को मिलता है इसके अंदर जो। लेकिन इसमें अपने को ये नहीं पता लगता लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कि प्राइस में कितना चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आया, वो कैलकुलेशन उसमें नहीं की जाती है। आज अपने इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं इसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लॉ। मांग की लॉ ये है कि इसके अंदर जो डिमांड्स है, डिमांड्स के अंदर जो भी डिक्रीज या इंक्रीज होता है उसका जो मेजरमेंट्स है वो इलास्टिसिटी और डिमांड के अंदर किया जाता है। इलास्टिसिटी और डिमांड यानी इसको ईडी से इंडिकेट करते हैं, ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब किसी भी गुड्स या सर्विसेज को जो डिमांड है, उसकी मांग है, उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर मीनिंग क्या है देखिए यही है इसके अंदर। इट इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी of a good change in one of the variable on which demand depends। यानी मांग को प्रभावित करने वाले बहुत से फैक्टर्स हैं जो इससे पहले की क्लासेस के अंदर अपने बड़ा इसके अंदर पढ़ा था कि जो ऐसे फैक्टर्स, ऐसे जो तत्व है जो मांग को प्रभावित करते हैं वो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। यदि उसमें किसी प्रकार का चेंजेस आता है, परिवर्तन आता है, तो उस स्थिति के अंदर जो गुड्स है उसकी या कमोडिटी है उसकी डिमांड है वो अकॉर्डिंग टू चेंज है वो चेंज हो जाती है। अब जो वेरिएबल्स है, यदि वेरिएबल के अंदर किसी प्रकार का चेंज आता है तो जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या करते हैं, उसकी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यानी किसी भी गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें परिवर्तन आ जाता है। अब इसके जो वेरिएबल्स है वो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसके बारे में अपन पढ़ सकते हैं कि उसके अंदर परिवर्तन से उसकी डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। लेकिन इसके अंदर जो एक मेन जो इसके अंदर है वो इसके अंदर प्राइस है बड़ा, जिसका सबसे ज्यादा मांग पर प्रभाव पड़ता है। प्राइस है, इनकम है, या कोई भी मान लीजिए सब्स्टिट्यूट गुड्स है या रिलेटिव गुड्स है उसकी प्राइस है, ये सब इसके अंदर उसकी डिमांड को प्रभावित करती है। तो इसके अंदर जो अपन मेनली इसके अंदर जो स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो जो टाइप्स ऑफ इसके अंदर इलास्टिसिटी और डिमांड है उसके अंदर 3 का एनालिसिस करेंगे। तो इसके अंदर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड के अंदर अपना है फर्स्ट इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी किसी भी गुड्स या कमोडिटी की जो डिमांड है उसको यदि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करने वाला फैक्टर है वो प्राइस माना जाता है। यदि प्राइस के अंदर चेंज आता है, किसी भी कीमत में यदि परिवर्तन आता है तो उस कीमत में परिवर्तन की वजह से उसकी डिमांड है या तो वो इंक्रीज हो जाती है और या उसकी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है। इसके अंदर कितनी प्राइस में चेंज होने से उसकी जो डिमांड है उसके अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, ये जो चेंजेस है वो अपन कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए अपन इसके अंदर एक फॉर्मूला लेते हैं ईपी निकालने के लिए, इलास्टिसिटी ऑफ इसके अंदर प्राइस के लिए बेटा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी जो क्वांटिटी डिमांड की जाती है, जो मांगी गई मात्रा है उसमें कितना परसेंट चेंज आया, इसके अपोन में परसेंटेज चेंज
इन प्राइस, उसके प्राइस में कितना परिवर्तन आया। तो इसके द्वारा बेटा अपन जो इसकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, इसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने से पहले कुछ जो बातें बेटा वो अपन ये मान लेते हैं कि इसके अंदर जो अदर फैक्टर्स है उसके अंदर किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद में सेकेंड अपना एक चीज और भी है कि जो प्राइस और जो डिमांड होती है उसके अंदर हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी इनवर्स विपरीत संबंध अपने को देखने को मिलता है। तो इसका जो इलास्टिसिटी अगर अपन कैलकुलेट करते हैं और अगर ये नेगेटिव में आती है तो उस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसके द्वारा अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके जगह एक दूसरा फॉर्मूला भी अपन यूज कर सकते हैं, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, इसके अपॉन में डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी। यहाँ पे जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब चेंज से है कि इसमें कितना चेंजेस आया, कितना परिवर्तन आया। इसके अंदर जो करंट क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें से जो बेसिस जो क्वांटिटी है, यानी जो इसके अंदर बेस के अंदर जो इसकी क्वांटिटी है उसमें से माइनस करके इसका चेंज कैलकुलेट किया जाता है, और डिवाइडेड बाय इसके अंदर जो भी प्राइस में चेंजेस आया डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी, यानी इसका जो बेसिस प्राइस है उसके अकॉर्डिंग उसका कितना परसेंट है। इस फॉर्मूले के द्वारा भी अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को और भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपन डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इनटू, ये बड़ा इसके अंदर रिवर्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। इस फॉर्मूले के द्वारा भी अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसके द्वारा अपन इसकी इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए फॉर एग्जांपल दो चीज लेते हैं इसमें, जैसे प्राइस और क्वांटिटी। किसी भी गुड्स की प्राइस और क्वांटिटी ली अपन ने या उसकी डिमांड मान लीजिए। हाँ मान लीजिए जैसे पहले इसका जो प्राइस है वो 100 है, तो उसके द्वारा क्वांटिटी डिमांडेड है वो 10। अब ये प्राइस इसका हो गया मान लीजिए इंक्रीज होके 150 हो गया, और जो कंज्यूमर है उसने उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज करके वो कितनी कर दी, 8 कर दी। अब इसके अंदर अपने को प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड कैलकुलेट करना है। तो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड कैलकुलेट करने के लिए यदि आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो इसके अंदर अपना फॉर्मूला अगर पुट करेंगे तो सबसे पहले देखिए चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलेगा बेटा, जो अपनी करंट के अंदर जो क्वांटिटी है ये चेंज होने के बाद उसमें से जो प्रीवियस वाली है वो माइनस कर देंगे। तो 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 करेंगे तो ये कितनी आ रही है, 2। ये वैसे माइनस में आ रही है लेकिन माइनस का साइन नहीं लगाते हैं। डेल्टा यदि आपने यूज कर दिया तो उस कंडीशन के अंदर इसमें माइनस का साइन नहीं लगाना है। और भी बताया कि इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होने की वजह से माइनस के साइन को इग्नोर करना पड़ता है, अदरवाइज ये पूरा पूरा माइनस में आता है। तो इसके अंदर देखिए चेंज कितना आया, 2 आया। 8 माइनस 10 किया ये 2 आ गया। अब इसके अंदर डिवाइड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी हमेशा जो बेस वाली क्वांटिटी है यानी चेंज से पहले वाली जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी अपने को इसमें लेनी है। तो इसकी क्वांटिटी चेंज से पहले कितनी है, वो है 10, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय इसके अंदर चेंज इन प्राइस देखिए, तो चेंज इन प्राइस बेटा देखो 150 माइनस 100 करेंगे, यानी करंट प्राइस में से जो बेस प्राइस है वो चेंज किया तो कितना आ गया अपना 50, और डिवाइड बाय क्या करेंगे इसका जो बेसिस प्राइस है यानी P के अंदर इसका बेसिस प्राइस कितना है 100 है, वो यहाँ पे पुट करेंगे। अब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट के लिए इसके अंदर ये इस फॉर्मूले से अगर अपन करें तो ये हो जाएगा बेटा देखिए 2 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 50। अब इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 10 और 0.4।
तो अपनी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो कितनी आ रही है, 0.4 आ रही है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बड़ा प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर अपने को ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को इसके अंदर अप्लाई करना है इसके अंदर। तो अप्लाई करते समय अपने को ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो नेगेटिव साइन है वो इसके अंदर इग्नोर किया जाता है, यानी नेगेटिव साइन का ध्यान नहीं रखना है। तो ये अपनी प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ये फर्स्ट टाइप थी। अब सेकेंड जो टाइप अपना प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड फर्स्ट है, सेकेंड इसके अंदर है आपका इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड। जो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड है वो ईपी से, और इनकम इलास्टिसिटी है वो ईआई से इंडिकेट होती है, यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए ईआई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड divided by percentage change in income। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी के बाद में जो सेकंड इसका टाइप्स है वो है अपना इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड। इसको बड़ा इंडिकेट करते हैं अपन ईआई से। ईआई निकालने का फॉर्मूला भी सेम वही है जो आपने प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट किया था, उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर देखिए बड़ा अपना जो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय इसके अंदर परसेंटेज चेंज इन इनकम, यानी इनकम में जितना चेंज आया उसका परसेंटेज और उसके अंदर डिमांड में जितना चेंज आया उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके उसके बाद में इस फॉर्मूले से अपने इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप ऑफ अपना इसके अंदर डिमांड इलास्टिसिटी और डिमांड है। थर्ड इसके अंदर और एक वो लिखिए आप, लिखिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। से इंडिकेट करते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है या रिलेटेड जो कमोडिटी है उसके अंदर जो प्राइस के अंदर यदि चेंज होता है तो उसका जो डिमांड है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो अपन इसके अंदर क्रॉस इलास्टिसिटी के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अंदर बड़ा जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर डिमांड के अंदर कैलकुलेट करने के लिए जो भी अपना रिलेटेड गुड्स है उसकी डिमांड के अंदर जो चेंज आने की वजह से उसकी जो प्राइस है उसके गुड्स के उसमें क्या चेंज आएगा वो अपन इसके द्वारा कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर ई सी इक्वल टू कैलकुलेट करने के लिए है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, यानी एक्स गुड्स की जो परसेंटेज में कितना चेंज आया, यानी डिमांड की परसेंटेज में कितना चेंज आया, यदि ये परसेंटेज चेंज प्राइस में हो जाए तो इसके नीचे लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स वाई। ये बड़ा एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट
गुड्स है, मान लीजिए एक दूसरी जगह यूज कर सकते हैं, तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी के द्वारा अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि वाई गुड्स की प्राइस में यदि चेंज आता है तो उसके अंदर सीधी सी बात है ऑब्वियसली कि इसके अंदर जो गुड्स एक्स है उसकी डिमांड या तो बढ़ेगी या कम होगी। अब इसके अंदर कितना इलास्टिसिटी है, कितना चेंजेस आया, वो चेंजेस कैलकुलेट करने के लिए अपन इसके अंदर फॉर्मूला यूज करते हैं कि जो एक्स गुड्स है जिसकी अपन कैलकुलेशन करनी है वो तो इसके अंदर एक्स मान है, और इसका जो रिलेटेड गुड्स है वो वाई है, यानी वाई के प्राइस में चेंज होने की वजह से एक्स का जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कितना चेंज आया वो फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड कैलकुलेट करने का आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके अंदर जो अपना टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है ये तीन बेसिक इसके अंदर या इंपॉर्टेंट अपने हैं, जिसके अंदर पहला प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा अपना इनकम इलास्टिसिटी और तीसरा इसके अंदर क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड है वो अपने लिए इसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर जो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड है उसको बेटा थोड़ा सा अपन डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो इसकी डिग्रीज होती है ना, जो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड है उनकी अलग अलग श्रेणियां होती है। जैसे इससे पहले की क्लासेस के अंदर भी बेटा आप क्या है वो, जिसके अंदर परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक या यूनिटरी या इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी, ये सब अपने डिग्रीज के बारे में पढ़ा है, तो वो अपन डिग्री के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर ले रहे हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसकी बेटा 5 डिग्रीज है। पहला इसके अंदर है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखिए प्राइस में चेंज होने के कारण किसी भी गुड्स या कमोडिटी की डिमांड है वो जीरो से इनफाइनाइट रूप से चेंज हो सकती है, यानी अनंत रूप से परिवर्तित हो सकती है। तो इसके अंदर भी इसी प्रकार की जो स्टडी अपन करते हैं, पहला इसके अंदर है अपना परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है उसके अंदर जो डिमांड अपनी वो डिमांड बड़ा इसके अंदर अनंत रूप से परिवर्तित होती है। तो इसको जब अपन इंडिकेट करेंगे तो ED इक्वल टू इलास्टिसिटी और डिमांड इक्वल टू, इसको बड़ा इनफाइनाइट रूप से अपन शो कर सकेंगे इसके अंदर, यानी इसमें अनंत परिवर्तन हो सकता है। दूसरा इसके अंदर अपना हाईली इलास्टिक डिमांड, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, यानी एक से ज्यादा होती है, यानी उसका परिवर्तन अत्यंत ज्यादा होता है। नेक्स्ट इसके अंदर इलास्टिक डिमांड, या इक्वल टू यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी इसको बोलते हैं, यानी इकाई के बराबर, और इसको बड़ा मोर देन यूनिटरी भी अपन बोल सकते हैं हाईली इलास्टिक को। और ये अपना ED इक्वल टू 1, यानी इकाई 1 के बराबर इसके अंदर परिवर्तन होता है 100%, यानी जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही उसकी डिमांड में चेंज हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर है फोर्थ अपना लेस इलास्टिक डिमांड, इसको लेस देन यूनिटरी भी बोल सकते हैं या रिलेटिवली इनलास्टिक भी इसको बोल सकते हैं, और ये हमेशा जो इसका है वो ED इक्वल टू लेस देन 1 होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर फिफ्थ टाइप है वो है परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड, यानी प्राइस में चेंज होने के कारण इसकी डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये 0 के बराबर होती है।
ये 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जिसके अंदर फर्स्ट है बेटा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड और लेस इलास्टिक या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक या रिलेटिवली इनलास्टिक डिमांड भी इसको बोल सकते हैं, और लास्ट इसके अंदर परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड। अब जो फर्स्ट अपन ले रहे हैं इसके अंदर वो अपना परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये ए बी इक्वल टू इनफाइनाइट हो सकती है, यानी इसके अंदर जो परिवर्तन है वो अनंत परिवर्तन अपने को देखने को मिलता है। यदि किसी भी गुड्स की प्राइसेस के अंदर यानी माइनर सा परिवर्तन होने पर, यानी कुछ परिवर्तन होने पर, कुछ परसेंट के अंदर परिवर्तन होने पर उसकी जो गुड्स की डिमांड है या उसकी जो कमोडिटी की डिमांड है वो अनएक्सपेक्टेड रूप से या तो इंक्रीज हो जाती है या अनएक्सपेक्टेड रूप से वो डिक्रीज हो जाती है, तो वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है कहलाती है। तो इस कंडीशन के अंदर इसका जो डायग्राम है बेटा, जो अपना परफेक्टली इलास्टिक का, इसके अंदर जो डिमांड कर्व है ये ओ एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, यहाँ पे इसका प्राइस और यहाँ पे इसके अंदर क्वांटिटी डिमांड। इसके अंदर जो डिमांड कर्व होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी इस वे में होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। और ये इसकी डिमांड कर्व है, और मान लीजिए इसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्यू है, यानी हॉरिजॉन्टल वे में होता है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है ये। इसका कारण है कि ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इस प्रकार का जो डिमांड कर्व अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो गुड्स और कमोडिटीज होती है वो एक प्रकार से परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होती है, यानी एक दूसरे के स्थान पर उसको आसानी से उपयोग किया जा सकता है बिना किसी इसके अंदर ऑब्जेक्शन या बिना किसी झिझक के। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि इनके प्राइसेस के अंदर माइनर भी चेंज होता है तो उस स्थिति के अंदर या उस गुड्स की डिमांड है वो अनएक्सपेक्टेड रूप से बढ़ जाती है और या अनएक्सपेक्टेड रूप से कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो इसका डिमांड कर्व है वो एक सीधी रेखा के रूप में होता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है, या हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर होता है, या एक्स एक्सिस के पैरेलल अपने को देखने को मिलता है। अब इसके अंदर डायग्राम के अंदर अगर अपन डिमांड कर्व के अंदर जो प्राइस लाइन उसमें देखें तो इसमें कोई चेंजेस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो चेंजेस है वो बड़ा माइनर चेंज होता है, और माइनर चेंज होने की वजह से या तो इसकी डिमांड है बड़ा वो डिक्रीज होके Q से Q1 हो जाएगी, और या उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होके Q से Q2 हो जाएगी। तो इसी स्थिति के अंदर यदि इस प्रकार का परिवर्तन अपने को देखने को मिलता है तो वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहलाती है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की स्थिति के अंदर उसके अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनफाइनाइट होती है, यानी अनंत होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बड़ा अपना फर्स्ट है इसके अंदर कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी इस प्रकार की जो मांग की लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, या इस प्रकार का जो डिमांड कर्व है वो अपने को परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देखने को मिलता है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इस प्रकार का जो डिमांड कर्व है वो होता है इसमें। सेकंड है इसके अंदर हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड अपन ले रहे बेटा इसका सेकंड पार्ट। हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि यदि किसी कमोडिटी के प्राइस के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन होने पर उसकी डिमांड के अंदर उसके प्राइस के कंपैरिजन के अंदर परसेंटेज के अंदर यदि ज्यादा परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाती है, हाईली इलास्टिक डिमांड कहलाती है, यानी मोर देन यूनिटरी डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। तो इसके लिए बड़ा इसके अंदर अपन नेक्स्ट ले रहे हैं सेकंड पार्ट इसका, हाईली इलास्टिक डिमांड। इसके अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 होती है, यानी 1 से ज्यादा होती है।
इसको मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। इस प्रकार की डिमांड कर्व के अंदर ये ओ एक्सिस, ये वाई, ये प्राइस और ये इसकी क्वांटिटी डिमांड। अब मान लीजिए बेटा इसके अंदर किसी भी गुड्स की प्राइस है वो P है और प्राइस P होने की कंडीशन के अंदर वो क्वांटिटी डिमांडेड करता है Q। तो इसी स्थिति के अंदर P प्राइस के ऊपर ये इतनी क्वांटिटी की डिमांड करेगा। अब मान लीजिए इसका जो प्राइस है वो मान लीजिए कम होकर P से P1 हो गया, यानी प्राइस है वो चेंज होके P से डिक्रीज होकर P1 हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर बड़ा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज होके Q1 हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसका जो डिमांड कर्व है वो बड़ा मोर देन यूनिटरी होगा, इसका डिमांड कर्व है डी। पहले बड़ा प्राइस है उसके अंदर अगर अपन देखें उसमें जो कंपैरिजन है वो चेंजेस कम है और इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है इसके अंदर जो चेंजेस है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये क्या कहलाता है अपना मोर देन यूनिटरी या हाईली इलास्टिक डिमांड कहलाता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्राइस के अंदर जो चेंजेस है वो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा परिवर्तन होता है, यानी प्राइस में परसेंटेजली कम चेंज और उसकी वजह से उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके अंदर परिवर्तन है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो वो क्या कहलाते हैं इसके अंदर हाईली इलास्टिक डिमांड कहलाती है। नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड का मतलब है ये बड़ा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी कहलाती है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि इसके अंदर जो परिवर्तन है होने के बाद उसकी जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो इक्वल टू 1 होती है। तो नेक्स्ट इसके अंदर अपना है इलास्टिक डिमांड। इसमें ए बी इक्वल टू 1। इसके अंदर बड़ा जितना परसेंट प्राइस में चेंज हुआ उतना ही परसेंट इसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज, यानी दोनों में जो चेंज है वो इक्वल परसेंटेज के अंदर होता है। इस प्रकार का जो चेंजेस है वो लग्जरी गुड्स के अंदर या कंफर्टेबल गुड्स है उसके अंदर अपने को देखने को मिलता है। यदि उसके अंदर जो इतना प्राइस में चेंज होता है उतना ही उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर भी चेंज होता है। ये बड़ा इसके अंदर रीड ट्रायंगल हाइपरबोला होता है, यानी इसका जो डिमांड कर्व है वो हमेशा 45 डिग्री के स्लोप पर होता है। ठीक है, यानी इसके अंदर जो चेंजेस है वो इसके अंदर दोनों में सेम वे के अंदर सेम दिशा के अंदर परिवर्तन होता है। तो इसके अपन डिमांड कर्व के अंदर अपन देख सकते हैं ये ओ एक्स एक्सिस हो गया बड़ा इसके अंदर, ये तो क्वांटिटी यहाँ पे जो डिमांडेड की जाएगी, यहाँ पे इसका प्राइस लेते हैं। अब मान लीजिए पी प्राइस पर क्यू क्वांटिटी की डिमांड करते हैं, ये क्वांटिटी इसका प्राइस है। अब मान लीजिए इसका प्राइस बड़ा बढ़कर P1 हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होके कितनी हो जाती है, Q1 हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये अपना नया इसके अंदर प्राइस और क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इसको अगर अपन डायग्राम के रूप में लें तो ये बड़ा एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी बराबर होता है। तो ये अपना इसका डिमांड है। इसका जो स्लोप है बड़ा वो 45 डिग्री माना जाता है, यानी 45 डिग्री माना जाता है। इस प्रकार का जो इलास्टिसिटी है वो अपने को नॉर्मली बड़ा जो लग्जरी गुड्स है या कंफर्टेबल गुड्स है, आरामदायक वस्तुएं, उसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर मेनली जो चेंज है वो इसके अंदर अपने को ये है कि इसके अंदर जितना कीमत में परिवर्तन हुआ है उतना ही उसकी प्राइस के अंदर परिवर्तन अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके अंदर अपना है लेस देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी का मतलब है कि इसके अंदर प्राइस के अंदर यदि ज्यादा परिवर्तन होने की वजह से
उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है उसके अंदर कम परिवर्तन हुआ है होता है तो वो क्या कहलाती है, लेस इलास्टिक डिमांड कहलाती है इसके अंदर। तो नेक्स्ट देखिए इसके अंदर फोर्थ, लेस इलास्टिक डिमांड EP लेस देन 1। अब इसके अंदर जो प्राइस में परिवर्तन है वो ज्यादा देखने को मिलता है, यानी उसमें ज्यादा चेंजेस होने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कम परिवर्तन होता है तो वो लेस यूनिटरी डिमांड कहलाती है अपनी। इसके अंदर बड़ा O, X और Y ये इसका प्राइस और ये इसकी क्वांटिटी। हाँ मान लीजिए इसका P प्राइस है, P प्राइस के ऊपर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो Q है इसके अंदर। अब प्राइस में परिवर्तन होने की वजह से P से P1 हो गया है ना, और जो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो Q से Q1 हो गया। तो इसी स्थिति के अंदर ये इसका बन रहा है तो ये इसका डिमांड कर्व इस वे में होगा और इसके अंदर देखने को मिलता है कि इसमें प्राइस है उसमें ज़्यादा परिवर्तन है और इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके कारण उसमें कम परिवर्तन हुआ है तो ये क्या कहलाती है अपनी लेस देन यूनिटरी या लेस इलास्टिक डिमांड कहलाती है इसमें। ठीक है, उसके बाद बड़ा नेक्स्ट इसके अंदर लास्ट आता है इसके अंदर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि जैसे ऐसी डिमांड जिसके प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाती है इसके अंदर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहलाती है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के लिए इसके अंदर जो अपना डिमांड कर्व है वो बड़ा एक इसके अंदर सीधी लाइन के रूप में होता है, ये इसका डिमांड कर्व है, ये इसकी क्वांटिटी डिमांडेड है और ये इसका प्राइस है। अब मान लीजिए प्राइस या तो डिक्रीज होगी बेटा P से P1 हो जाए या प्राइस इंक्रीज होके P से P2 हो जाए, उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, यानी उसके द्वारा उतनी क्वांटिटी की डिमांड की जाती है जितनी पहले की जाती थी, तो वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कहलाता है। इस प्रकार की जो मांग की लॉस है बेटा वो या तो लाइफ सेविंग जो भी मेडिसिन है या इक्विपमेंट है, या मान लीजिए ऐसे जो एक्सपेंडिचर है जो बहुत ही मान लीजिए कम मात्रा में होता है, जैसे इसके अंदर अपन साल्ट है बेटा नमक है या मैच बॉक्स है, उसके अंदर चाहे उसकी प्राइस बढ़े या कम हो अपन उसका उतना ही यूज करते हैं जितना उसका पहले करते थे। इसलिए इस कंडीशन के अंदर जो इसकी इलास्टिसिटी और डिमांड है वो क्या होती है बेटा 0 के बराबर होती है। या तो इसका प्राइस बड़ा कम हो या प्राइस इसका बढ़ जाए, उसका कंजम्पशन का लेवल है वो सेम अपने को देखने को मिलता है, तो वो क्या कहलाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहलाती है। तो ये बड़ा अपने डिग्री से रिलेटेड पॉइंट थे। इसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड है उसकी डिग्रीज के अंदर 5 पॉइंट्स है। पहला परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा हाईली इलास्टिक, उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर इलास्टिक, फिर लेस इलास्टिक और लास्ट इसके अंदर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये क्वेश्चन काफी बार बेटा 8 मार्क्स के अंदर आने के चांसेस रहते हैं कि इसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड है उसकी डिग्रीज है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसकी जितनी भी डिग्रीज है उसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, अलग अलग इसके अंदर डिग्रीज है उसका डायग्राम बनाना है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये बड़ा अपना क्वेश्चन का पार्ट है अपना। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका नेक्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। आज के लिए ओके।